नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अब आगे हम इसी प्रकार से आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि तैयारी चाहे आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की करें, जब तक क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप मान के चलें कि आपका जो तैयारी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बेसिक से आपके लिए इस सीरीज को शुरुआत किया था ताकि जो बेसिक लेवल पर अभी स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी कंसेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर हो जाए कि बाद में उनको मेंस के लिए दिक्कत ना पड़े। क्योंकि एक तो प्रीलिम्स का लेवल होता है, प्रीलिम्स में मोस्टली फैक्चुअल आते हैं, तो लेट्स से आप प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं, तो मेंस में तो अटक जाएँगे ना। मेंस में अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहा, तो आप आंसर कैसे लिख सकेंगे? तो यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से हम सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं देते हैं आपको, उसके साथ-साथ हम सोचने की जो क्षमता है आपकी उसको भी विकसित करवाते हैं, ताकि आप खुद से आंसर जनरेट करें, खुद से सोचें और फिर आप आंसर पर पहुँचे। इसलिए पीवाईक्यू की सीरीज भी हम करवाते हैं। आप देखेंगे कि इससे पहले के लेक्चर में यानी कि हमारा पहला लेक्चर में हमने पीवाईक्यू को डिस्कस करवाया था। आप यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कैसे आंसर बिल्टअप किया और आपको सोचने की क्षमता बढ़ाने का जो भी रिकमेंडेशंस है वो भी हमने आपको दिया कि आप कैसे अपनी सोचने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सोचिएगा नहीं तब तक आंसर आपका निकलेगा नहीं। इसलिए हमने पीवाईक्यू को भी शामिल किया है। तो आज के लेक्चर में हम पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए। आपने भरोसा किया है तो हम आपके ट्रस्ट को टूटने नहीं देंगे। दैट्स द गारंटी आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्रॉम माय साइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। और एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर आपको लगता है कि हम आपकी तैयारी में मदद कर रहे हैं तो आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बना सके और आपके लिए और अच्छा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी बेस्ड लर्निंग्स प्रोवाइड कर सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको यूपीआई आईडी दिया है, आप स्कैन करके या फिर नाम से भी आप पे कर सकते हैं, जो भी आपका इच्छा करे। इट्स डिपेंड टोटली ऑन यू व्हाट यू वांट टू पे। ओके, तो आप आईडी देख सकते हैं manish.raj7530@OKSBEI। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इसमें हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और हमारा प्रयास है कि एक दिन में कम से कम एक सब टॉपिक तो खत्म हो ही जाए। जैसे आज आपका दूसरा खत्म होगा, अगले लेक्चर जब हम बनाएंगे तो आपका तीसरा भी कंप्लीट हो जाएगा एक साथ। तो इससे कम समय में लेक्चर कंप्लीट होगा और आप अपनी मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी और मजबूती से कर सकते हैं। और आप देखिए जो भी एस्पिरेंट इस बार मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारे लेक्चर का फायदा उठाया, बेनिफिट लिया। इथिक्स का लेक्चर काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिव रहा, इसमें सोसाइटी का लेक्चर, गवर्नेंस का लेक्चर और अब हम इन्वायरमेंट का लेक्चर भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड एंड बस आपको मेहनत करते रहनी है, आपका रिजल्ट आएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स विद द डिस्कशन। तो आप देखिए टॉपिक है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमने इन्वायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में डिटेल से बात की है एग्जाम्पल के साथ, और हमने ये भी बताया कि कैसे इकोसिस्टम पर खतरा आता है। तो मतलब बायोडायवर्सिटी पर खतरा आएगा, जो आपके इकोसिस्टम सर्विसेज हम प्राप्त करते हैं उस पर खतरा आता है, और फिर डायरेक्टली आपके लाइफ पर खतरा आता है। ये सब हमने लिंक करके बताया था, फूड चेन, फूड वेब, बायो एकोमोलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये सब कीवर्ड्स हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए थे। तो आज उसी का कंटिन्यूएशन है। तो इसका मतलब अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद आप अगले लेक्चर पर ट्रांसफर करिए। इट्स ए सीरीज, एक आपने कवर किया तब आप आगे बढ़िए, चीजें आपको और अच्छे से और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। और कंसेप्ट को लिंक करते रहना है, बायोडायवर्सिटी को क्लाइमेट से, क्लाइमेट को पॉल्यूशन से, ये सब आप लिंक करिए। जितना लिंक करिएगा आपका माइंड सेट ओपन होगा और आप और अच्छे से
अपनी सोचने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, और आईएएस जैसे एग्जामिनेशन में यही चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली जब हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे, एक है इन्वायरमेंट और डिग्रेडेशन। तो जब इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होने लगता है, उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज होने लगता है, तो हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। अब इन्वायरमेंट क्या हो सकता है आपका, जिस जगह पर आप हैं, चाहे आप घर पर ही क्यों ना हो, वो भी एक इन्वायरमेंट है। आप स्कूल जाते होंगे पहले, वो भी एक इन्वायरमेंट है। या फिर जो आप नेचर में कभी कभी पार्क टहलने जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, वो भी एक आपका इन्वायरमेंट है। तो आप समझिए कि जहां भी आप रह रहे हैं, आप इन्वायरमेंट से घिरे हुए हैं। अब उस इन्वायरमेंट में थोड़ा ऑब्जर्व करिए, आपको क्या देखने को मिलता है। एयर देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है, ठीक है, जमीन देखने को मिलता है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब क्या हुआ कि चाहे लैंड में या लैंड की क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो जाए, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाए, वाटर की क्वालिटी खराब हो जाए, एयर की क्वालिटी खराब हो जाए। तो एयर की क्वालिटी खराब होती है तो क्या बनता है, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन भी डिफरेंट टाइप के हैं, नॉइज पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन, जो आपके पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो ये हमने बेसिक आपको बताया। ठीक है। अब सोर्सेस क्या हो सकते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, इसको आपको सोचना है। हम थोड़ा सा पॉइंट देते हैं आपको थिंक करने के लिए, लेकिन इस पर डेप्थ में आपको जाना है। जैसे एक तो होता है सॉइल या लैंड पॉल्यूशन। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि कैसे सॉइल या लैंड पॉल्यूशन काउज होता है। क्या हम जो फार्मिंग करते हैं उससे हो सकता है, क्या हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज करते हैं उससे हो सकता है, या डिफोरेस्टेशन उससे हो सकता है, किससे हो सकता है। उसके बाद आप आइए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे हम जो मिनरल्स है, न्यूक्लियर मिनरल्स, यूरेनियम, ठीक है, या थोरियम, इन सब को एक्सट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट है वो तो काफी ज्यादा हानिकारक होता है। इन्वायरमेंट में अगर वो रह जाएगा तो जल्दी डिग्रेड भी नहीं होगा। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी है। फिर सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल के समय में चलता है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को करने में बड़ा समर्थन देता है। कैसे, क्लाइमेट चेंज से आपका बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होगा। बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होने से पूरा जो आपका लाइफ है वो इम्पैक्ट होगा, है ना। जो आपके पैथोजेंस है, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हो सकता है ज्यादा डोमिनेट कर जाए, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज वो ज्यादा डोमिनेट कर जाए। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और भी बहुत सारे डायमेंशन में एक्सटेंड करता है, हम वो डिस्कस करेंगे। हम बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि इस ओवरव्यू को आप समझिए। जब तक आप इसको डिफरेंट सेक्टर्स डायमेंशंस में नहीं सोचेंगे, आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगा। अब आप समझिए कि इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पर होगा, भाई ह्यूमंस पर तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो आपका कल्चरल, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी प्रभावित होगी। अब जब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ, उसको रिस्टोर करने के लिए कॉस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, तो भाई कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, आपका गरीबी बढ़ जाएगी। ये सब लिंक्ड है एक दूसरे से। ये नहीं सोचना है कि भाई सब अलग अलग कंपार्टमेंट में बटे हुए हैं। हिस्ट्री है तो अलग कंपार्टमेंट, सोसाइटी है तो अलग कंपार्टमेंट, इन्वायरमेंट है तो अलग कंपार्टमेंट, एक दूसरे से लिंक्ड है। आज आप देखिए हिस्ट्री से कैसे आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हुआ है। हिस्ट्री में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, हमने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, ठीक है, तरह तरह के हमने केमिकल एक्सट्रैक्ट करने शुरू किए, उसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो हाउ हिस्ट्री इज ऑल्सो गिविंग एग्जाम्पल कि हमने इतिहास में जो डिसीजंस लिए उसका इम्पैक्ट हमें आज देखना मिल रहा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, डिक्लाइन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, और इसमें जो भी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स,
उन सब के क्वालिटी में डिक्लाइन हो सकता है। उसके साथ साथ इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन होगा, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन और पॉल्यूशन, ये सब लिंक्ड है। ओके, अब अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ जाएं तो आप देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी कि यूएनएसडीआर जिसको हम कहते हैं, इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि भाई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ टाइप वेयर जो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है टू फुलफिल सोशल एज वेल एज इकोलॉजिकल नीड्स वो डिग्रेड होती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। और इसका सारा खेल क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आप समझिए कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज इनफाइनाइट है, लिमिटेड है। आपका लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड फॉसिल फ्यूल है, लिमिटेड आपके मिनरल्स हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो है तेजी से बढ़ रहा है, 800 करोड़ पॉपुलेशन आसपास है। तो भाई उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो जाहिर सी बात है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, आज जो आपका डेवलप्ड नेशन है उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर करके उन्होंने डेवलपमेंट हासिल किया है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने डेफिनेशन देख लिया। अब कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने की, आखिरकार अगर एग्जामिनेशन में आता है तो कुछ फैक्ट्स तो हमें पता होना चाहिए ना, जो हम लिख सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर। तो सबसे बढ़िया है नीति आयोग का रिपोर्ट आता है। नीति आयोग ने कहा है कि लगभग 600 मिलियन पीपल जो भारत में रहते हैं वो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस करते हैं। ठीक है, वाटर स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, दोनों। क्वालिटी कम होगा तब भी वाटर स्ट्रेस बढ़ेंगी। और फिर आप देखिए लगभग 70% ऑफ द वाटर बीइंग कंटेमिनेटेड, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कर रहे हैं फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द कंजम्पशन नीड। ठीक है, तो अवेयरनेस की भी कमी हमें दिख जाती है। इंडिया इज प्लेस्ड एट 120 among 122 countries in the water quality index। बस आपको मेंशन कर देना है, अगर वाटर रिलेटेड, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको ये मेंशन कर देनी है, सीधी सी बात है। ओके, उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन पर आते हैं। हमने वाटर पर बात कर ली, अब लैंड पर आते हैं। तो इसरो ने एक एटलस मैप निकाला था आई थिंक कि 2021 में, जहां पर उन्होंने डिग्रेडेड लैंड का परसेंटेज कैलकुलेट किया था। तो पता चला कि जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन वाला एरिया है, यानी कि जो लैंड डिग्रेड हो रहे हैं या फिर डेजर्टिफाइड हो गए हैं, उनकी परसेंटेज 30% है ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। 30% मायने रखता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अच्छा खासा पोर्शन डेजर्ट है, तो वो भी आपका डिग्रेडेड डेजर्टेड लैंड आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा बैडलैंड टोपोग्राफी के बारे में, है ना। बैडलैंड टोपोग्राफी भी आपका उबर खबर वाला रीजन है, वहां पर भी खेती या फिर प्रोडक्टिव बायोडाइवर्सिटी वहां नहीं मिलती है। तो भाई वो लैंड तो ऐसे ही रह जाएंगे। क्या कुछ उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर सकते हैं ताकि उन क्वालिटी, मतलब उन लैंड को क्वालिटी इंप्रूव किया जाए और फिर उसको हम इस्तेमाल में ला सकें, सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाए। तो ये सब सोचने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 2024-25 बजट एलोकेशन हुआ उसमें भी जो अमाउंट है फॉर द एनवायरनमेंट वो काफी कम है और पिछले बजट के मुकाबले स्लाइट इंक्रीज हुआ है, जो ये दिखाता है कि भाई फंडिंग इश्यू तो है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो एक तो पैसे की जरूरत पड़ेगी और दूसरा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। दिमाग है, पैसे नहीं है तब भी काम नहीं होगा, पैसे हैं दिमाग नहीं है तब भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंडिंग बहुत ही कम है और इन्वायरमेंट के चैलेंजेस काफी ज्यादा है, तो बजटरी एलोकेशंस भी बढ़ाने की जरूरत थी और उम्मीद करते हैं कि आगे के समय में और अच्छा फंड रिसोर्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मिलेगा। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन प्लान तो हमने बना रखा है कि भाई क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए हम क्या क्या करें, क्या इनिशिएटिव ले, क्या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करें, लेकिन यहाँ पर भी फंड इश्यू आ जाती है। तो जब भी आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड चैलेंजेस को मेंशन करेंगे तो यहाँ पर फंड इश्यू
आना चाहिए। ठीक है, कि एक फंड इश्यू होता है और पैसे कमी होने के कारण हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब ये सब हमने इंडिया के लेवल पर बात किया। वर्ल्ड के लेवल पर डाटा नहीं दिया गया है, तो कहीं पर भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में वर्ल्ड के लेवल पर अगर डाटा मिलता है तो वो भी आप नोट करके रख दें। क्या पता इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेंस में, तब आपको एक फैक्ट होना चाहिए पता। तो हमने बात कर ली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की डिटेल में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हो सकते हैं। तो कॉमन है पॉल्यूशन, दिल्ली का पॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, और आजकल तो मुंबई सब में भी पॉल्यूशन देखने को मिलता है, उसके कारण बहुत सारी रिस्पायरेटरी डिजीज, हेल्थ डिजीज आएगी। जो प्लांट से जिनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उनके पत्ते पर अगर डस्ट पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी कंप्रोमाइज हो सकती है। उसके साथ साथ स्मोक, एसिड रेन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे हम तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स पर होगा। क्या आपको पता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पर भी पड़ता है? कैसे? अब समझिए, एसिड रेन का नाम आपने सुना होगा। क्यों होता है? पॉल्यूटेंट्स के कारण। SOx NOx कंपाउंड जब वाटर में ऐड हो जाते हैं, रेनफॉल में ऐड हो जाते हैं, तो वो आपका एसिड रेन काउज करता है, ये तो हम जानते हैं। अब एसिड रेन लेट से ताजमहल पर गिर रही है, तो क्या ताजमहल की क्वालिटी डिग्रेड होगी कि नहीं? उसी प्रकार से बहुत सारे हमारे एंशियंट बिल्डिंग्स है, टेम्पल्स है, वहां पर अगर एसिड रेन हो रहा है, उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी, उसका जो अट्रैक्टिव इल्यूमिनेशन है वो प्रभावित होगा। तो भविष्य में हो सकता है उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाए, हो सकता है वो डिग्रेड होने लगे, तो इससे आपका टूरिज्म प्रभावित होगा। टूरिज्म प्रभावित होगा तो इकोनॉमी प्रभावित होगा। इकोनॉमिक इनकम जो हमें टूरिस्ट सेक्टर से आता है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे क्या चीजें लिंक्ड है। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन, इसको बताने की हम जरूरत नहीं समझते हैं। सॉइल की क्वालिटी में डिग्रेड हो रहा है, फर्टिलिटी में डिग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल, और फिर अल्टीमेटली ये फार्मर क्राइसिस में भी तब्दील हो जाता है, इनकम क्राइसिस में भी तब्दील हो जाता है। आज आप देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा की जमीन आप देख सकते हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा सॉइल की क्वालिटी में कमी आई है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ द इरिगेशन। ठीक है, और इससे आपका क्रॉप यील्ड पर भी नुकसान हो सकता है, इकोसिस्टम सर्विसेज का भी नुकसान हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, इसको तो हम अलग से एक सेपरेट क्लास में ही निपटेंगे, तो उसकी चिंता ना करें। अब क्लाइमेट चेंज का फैक्टर मैंने आपको बहुत बताया है कि फॉसिल फ्यूल्स जलने के कारण होता है, उसके साथ साथ नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर जो आपके इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के, है ना, वो क्या होते हैं? टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर राइज हुआ, उसके साथ साथ ग्लेशियर मेल्ट होने लगेगी। जो आर्कटिक का रीजन है, अंटार्कटिक का रीजन है, जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व है, लेकिन अगर मेल्ट होता है तो फिर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर भी नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इकोसिस्टम बताया आपको, और हम आपको ये भी बताए हैं कि एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम में पार्टिकुलर स्पीसीज सर्वाइव करते हैं। तो जैसे आर्कटिक रीजन है, वहाँ पर ठंडे टेम्परेचर वाले जीव सर्वाइव करते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर वार्म अप हो रहा है उस रीजन का, तो हो सकता है सर्वाइवबिलिटी खतरे में आ जाए उनकी। ठीक है, और जब ग्लेशियर मेल्ट होगा, सी लेवल राइज, तो छोटे छोटे आइलैंड वाइलैंड जो है वो सब डूब जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो हम इससे डिटेल से कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में जैसे सॉइल इरोजन हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ द वाटर इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन। डेजर्टिफिकेशन, हम बार बार फॉरेस्ट को काट रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो जो आपका सॉइल को पकड़ के रखने की क्षमता है मट्टी की, वो कम हो जाती है। बाद में ये बरसात आने के बाद आसानी से मट्टी फ्लो कर जाएगी, कैन लीड टू द डेजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन। सेलेनाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेराइन पॉल्यूशन। मेराइन पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? प्लास्टिक वॉस्ट, ऑयल स्पिल्स, आजकल जो भी आपके ट्रेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेड तो ओशियन रूट के माध्यम से ही होते हैं। कभी ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, और साथ के साथ मान के चलिए कि जब शिपिंग होती है प्रोडक्ट्स की,
तो भाई उसमें सवारी भी होते हैं, खाने पीने का सामान होता है। अब जो वेस्ट जनरेट होते हैं, हो सकता है उसको ओशियन वाटर में ही फेंक दिया जाए। कौन देखने गया, कौन उसको मॉनिटर करने गया, है ना? ऐसी चीजें हो सकती है। अभी एक दिन की तो बात नहीं है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, हर दिन, हर मिनट, हर समय हो रहा है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑब्जर्व करके आप देखिए क्या होता है। ठीक है। उसके साथ साथ नॉइज पोल्यूशन होती है, सिर्फ इतना आवाज करती है, तो बायोडाइवर्सिटी भी कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है, जो ईयर सेंसिटिव स्पीसीज है। उसके बाद आप देखिए अल्टीमेटली मैराइन लाइफ हार्म हो रही है। और फिर मैंने एक अलग से पॉइंट दिया है ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में। कैसे हो रहा है ओशियन एसिडिफिकेशन? तो भाई जब आपके एसिड रेन होते हैं, लेट्स से कि पॉल्यूट आपके रेनफॉल है, उसमें आपका क्या मिक्स है, आपके SOx एंड NOx कंपाउंड मिक्स है। ठीक है। तो जब वो मिक्स होके फिर से वाटर में मिक्स होंगे या ओशियन वाटर में जाएंगे तो कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा। और ये एक बात ये भी है, इस चीज को भी आप समझिए कि CO2 कंसंट्रेशन जब बढ़ता है ना, तो आपका कार्बोनिक एसिड बनता है वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है। और ओशियन जो है एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो भाई जब वाटर के साथ मिक्स होगा कार्बोनिक एसिड बनेगा और अल्टीमेटली ओशियनिक एसिडिफिकेशन होगा। एंड इट कैन ऑल्सो अल्टर द ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जो आपका वेदर क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, उसको प्रभावित करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी समझने में। जो भी कोर कंसेप्ट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा जाता है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। और ये टर्म तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया आपको, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ तक हमने देख लिया, अब आपका बेसिक क्लियर हो चुका है। अब आते हैं कि काउजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि आखिरकार क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन काउज करते हैं। तो इसको हम नेचुरल फैक्टर और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर आप मेन मेड भी लिख सकते थे, लेकिन मेन मेड एक बोरिंग सा लगता है, एग्जामिनर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसलिए एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर लिखिए, भारी भरकम सब, ताकि सुनने में भी लगे कि हाँ बंदा काफी ज्यादा नॉलेजेबल। ऐसे ही तो करके हम मार्क्स गेन करते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जो कि हो गया मेन मेड, और नेचुरल फैक्टर हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल फैक्टर में एक तो ये है कि भाई अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, लाइक एक्सेसिव रेनफॉल, अर्थक्वेक, उसके कारण लैंडस्लाइड आ गई, ठीक है, या फिर वोल्केनिक एमिशन हो गया, तो पूरा ग्लोबल डिमिंग हो गई, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, पास्ट में ये सब घटनाएं हो चुकी है। ठीक है। हालांकि वो प्रकृति का है, तो वो तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए ही करती है, लेकिन जो ह्यूमंस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर डाल रहा है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम आ जाते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एक तो सोशल फैक्टर है, इसमें क्या है आपका, एक ओवर पॉपुलेशन, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, इट इज लिंक टू रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए, थोड़ा सा सोच के आप देखें, जितना आप सोचेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। उसके बाद है पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इस पॉइंट को हम समझाते हैं, ये जो है ना इंटरलिंक्ड है, यानी कि पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक दूसरे के लिंक्ड है। कैसे? पॉवर्टी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ा सकती है, और अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है तो पॉवर्टी को बढ़ा सकती है। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है। कैसे? अब भाई पॉवर्टी है, गरीबी है, तो क्या ही सोचेगा कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करो, नियम कानून फॉलो करो। उनको तो पेट भरने से मतलब है ना, उनको तो पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाने की मतलब है। ठीक है। तो वो उतनी ज्यादा इन्वायरमेंट पर केयर नहीं कर पाएंगे, रिसोर्सेस की कमी है, साथ ही साथ स्किल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आज आप अवेयरनेस हो रहे हैं तभी तो इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा सा कंसर्न होंगे आप, लेकिन जो जिन्हें पता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज भी कुछ चीज होती है धरती पर, तो कैसे एक्शन ले सकते हैं? जिसके बारे में नॉलेज नहीं उसके बारे में हम एक्शन कैसे ले, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसीलिए पॉवर्टी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रमोट करती है। और जहां इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, तो आप ये भी देखिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं, माइग्रेट कौन होते हैं, फोर्स माइग्रेशन किसका होता है, गरीबों का ही होता है। ठीक है। आजकल एक टर्म चला है फोर्स्ड माइग्रेशन या क्लाइमेटिक माइग्रेशन, क्लाइमेटिक माइग्रेशन, क्लाइमेटिक माइग्रेंट, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट
बिकॉज ऑफ द इल वेदर दे आर माइग्रेटिंग ड्यू टू द डिजास्टर, ड्यू टू द रिस्क। ठीक है, तो इंटरलिंक है, इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप एग्जाम्पल जरूर दें, एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए। ओके, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैक्टर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो भाई बाय प्रोडक्ट्स भी तो बनते हैं, वेस्ट भी तो बनते हैं। हम सिटी या अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए सॉलिड वेस्ट कितनी ज्यादा हो रही है, सॉलिड वेस्ट, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, लैंड फिलिंग हो रही है। ओके, अब लैंड फिलिंग हो रही है, गार्बेज माउंटेन्स बन रहे हैं, तो जब रेनफॉल होती है, थोड़ा सा आप सोचिएगा, तो जो केमिकल्स है, गंदे गंदे केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, वो भी तो रिलीज होते होंगे, तो वो जब रिलीज होते हैं तो कहाँ जाते हैं, स्वीप करके ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर अल्टीमेटली कौन ड्रिंक करेगा, हम ड्रिंक करेंगे, हम, ये हमारी हेल्थ प्रभावित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ऐसे लिंक है। ठीक है, तो लैंडफिल्स, इंडस्ट्रियल वॉस्ट, इंडस्ट्रियल वॉस्ट आप देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है उनको वाटर की जरूरत पड़ती है, तो नदियों किनारे रहते हैं बसे हुए। ठीक है, तो नियम कानून जो उतने अच्छे से नहीं पालन करेंगे, वो क्या करेंगे, जो भी गंदे गंदे वेस्ट है चला जाता है आपका रिवर में। जो यमुना नदी पॉल्यूट हुई है, उसका कारण आप सोच सकते हैं, गंगा नदी जो पॉल्यूट हुई है उसका भी कारण आप सोच सकते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो कंप्रोमाइज तो होगा, एक तरफ डेवलपमेंट और एक तरफ इन्वायरमेंट, तो बैलेंस जब तक नहीं होगा, तो डेवलपमेंट अगर बढ़ेगी तो फिर इन्वायरमेंट की क्वालिटी घटेगी। इन्वायरमेंट की क्वालिटी बढ़ानी है तो डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ये चीज को आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफोरेस्टेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण भाई लैंड को हम एक्सपेंड कर रहे हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस, यहाँ पर भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है। उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे आपका अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। ओके, उसके बाद जो अर्बन इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, क्योंकि अनप्लान में हो गया आपका कि भाई जैसे मन तैसे ग्रोथ कर रहा है, जो आपका सीवेज है वो पता नहीं प्रॉपरली डेवलप है या नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पता नहीं कैसा है, क्या स्थिति में है, कुछ भी नहीं, ना बढ़िया से उसका देख रेख किया जाता है, तो अल्टीमेटली वो तो कंट्रीब्यूट करेगा ही। ये बातें हो गई। उसके बाद है आपका इथिकल फैक्टर्स। इथिकल फैक्टर्स भी बना अच्छी चीज है, यानी कि नैतिकतावादी जिसको हम कहते हैं। हमने इथिक्स के लिए बहुत विशाल लेक्चर आपके लिए अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं, तो इससे आपकी इथिक्स पर भी मजबूत बनेगी। अब इथिकल फैक्टर मतलब जैसे लेट्स से कि कंट्रीज के बीच नैतिकता की कमी है इन्वायरमेंट के प्रति। ओके, यानी कि वो उतनी ज्यादा केयर नहीं करते, एक अंदर से होता है ना, जैसे आप अपने फैमिली के लिए केयर करते हैं। ठीक है, तो वहां पर इथिकल पॉइंट्स भी आ जाता है, सम्मान, रेस्पेक्ट। ओके, क्या हम यही सम्मान रेस्पेक्ट नेचर को दे पाते हैं, नहीं, वहां पर इथिकल फैक्टर आ गया। इसको हम थोड़ा डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, उनका चाहिए कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, सबको जॉब मिले, ये मिले, वो मिले, है कि नहीं है। उसके लिए रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा, लेकिन इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांस स्किल नहीं है कि वो बिना एनवायरनमेंट को नुकसान किए हुए ये सब चीज कर सके। ठीक है, जैसे अफ्रीका में आप देख लीजिए, वहां पर क्या होता है, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल है। क्यों, गरीबी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो चाहेंगे कि हमें और पैसा मिले, हमें और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज उतना ज्यादा इथिकली बाउंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका फोकस पहले तो प्रायोरिटी कुछ दूसरा है। ठीक है, इसीलिए तो बार बार बोला जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज को मदद करनी पड़ेगी डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, ताकि वो क्लीन और ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ बढ़ सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। और इसके लिए पैसे की भी डिमांड की गई थी, आपको भी पता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है आपका UNFCCC का, कि $100 बिलियन पर ईयर देना चाहिए डेवलप कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को बाय द डेवलप कंट्रीज। ठीक है,
लेकिन अभी भी वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुई है। अब दूसरा, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसकी क्या इथिकल फैक्टर आ सकती है, तो आप समझिए कि डेवलप्ड कंट्री, उनकी तो एक जिम्मेदारी बननी चाहिए ना कि हाँ, हम जो है डेवलपिंग कंट्रीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से या जो भी है, क्योंकि पास्ट में ये भी इसी प्रकार से ग्रोथ किए हैं। ठीक है, खूब इमिशन हुआ, खूब बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, लेकिन आज यही कंट्रीज हमें ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने से उसके साथ साथ पैसे भी दे दिए जाए, टेक्नोलॉजी भी दे दिए जाए, तो नहले पे दहला वाली बात हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद है आपका इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में जैसे अब जो हमारा इंस्टीट्यूशन है जो इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम सबको, वहाँ पर आपका ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ सकता है, इम्प्लीमेंट करने का जो विल पावर होता है वो नहीं होता है, या फिर कभी कभी कैपेसिटी या वो स्किल नहीं होती है। तो उन सबको इनहेंस करने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेटिज्म या जो आपका रेड टेपिज्म वो सब कम किया जाए। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का भी एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम्पल। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या करते हैं हम, कोई प्रोजेक्ट हम देखते हैं कि भाई वो प्रोजेक्ट अगर वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा तो इन्वायरमेंट पर क्या नुकसान पड़ने वाली। अगर नुकसान ज़्यादा है तो फिर हो सकता है उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल ना मिले, लेकिन अगर कुछ अल्टरनेटिव तलाश दिया जाए कि ठीक है हम आपको यहाँ पर अप्रूवल दे रहे हैं लेकिन आप दूसरे जगह पर कुछ एफोरेस्टेशन या फिर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स आप चालू कर दीजिए, कंपनी को बोला जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे केस में होती है, बहुत सारे केस में पैसे देकर काम निपटा लिया जाता है। ये है आपका एक फैक्टर। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज हमने बताया आपको, स्टेट लेवल पर अपना चैलेंज है, सेंट्रल लेवल पर अपना चैलेंज है, फंडिंग का भी एक चैलेंज आ जाता है। उसके बाद नेचुरल फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्लोबल लेवल पर एक डाटा है लैंड डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग कि अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द ग्लोबल एग्रीकल्चरल लैंड वो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई है। 10 साल 50 साल बाद आप सोचिए कि उसकी क्वालिटी और क्या होगी अगर टाइम रहित एक्शन नहीं लिया गया। ओके, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम और लोगों तक पहुँच सके जिनको भी असिस्टेंट चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, क्वालिटी एक्सप्लेनेशन चाहिए, उनको मदद मिल सके। और ये आप ही कर सकते हैं, आप जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे लिए भी बेनिफिट होगा, और आपके दोस्त साथी जो भी मेंस लिखेंगे चाहे 2025-26 हो, सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हो गया आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। एक तो हेल्थ रिस्क, हमने बहुत बार चिल्ला चिल्ला कर बात किया कि कितना बड़ा हेल्थ बर्डन बढ़ सकता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, पुअर कंट्रीज के लिए, जो आपके मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके लिए। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली की दिवाली। ठीक है, डिस्पाइट बैन ऑफ द क्रैकर्स, फिर भी पटाखे छोड़े जाते हैं, लेकिन आप समझिए कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि अगले दिन दिख भी नहीं पाते हैं चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा धुआं धुआं होता है, इट्स लाइक ए गैस चेम्बर कि आप सांस भी नहीं ले सकते। बच्चों पर बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट होता है, ठंड आते ही आपका पोल्यूशन का खेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने निकाला है दिल्ली वर्सेस दिवाली, यानी कि दिल्ली दिवाली के लिए खतरनाक है और दिवाली दिल्ली के लिए खतरनाक है। ये आप थोड़ा सा राइम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस तो है ही, इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो सकते हैं, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो सकता है। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन जो है वो आपका गुड ओजोन और बैड ओजोन दोनों होता है। गुड ओजोन जो है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, जो ने प्रकृति ने बना रखी है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है, तो हमें बहुत सारे स्किन डिजीज, कैंसर, उन सब के बीमारी से बचाता है ये ओजोन लेयर। लेकिन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमिनेटेड कंपाउंड्स, क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, ये सब क्या है कि ओजोन को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ओजोन थिन हो जाता है, पतला हो जाता है उसका लेयर, तो आराम से UV रेज इंटर करेंगी और शरीर में बीमारी होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा।
मिडिल क्लास का तो कल्याण हो जाएगा, है ना। ओजोन डिप्लेशन, तो इससे भी आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब का फैक्टर्स शामिल है इसमें। ओके, उसके बाद पॉवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी भी आएगी, ये मैंने लिंक करके बता दिया। फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी आ सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण समझिए, मतलब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ पॉल्यूशन सब के कारण, क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज के कारण आपका क्या हुआ, ग्लेशियर मेल्ट हुई। अब आप देखिए कि जो आपका ग्लेशियर हिमालय पर भी है, पहले काफ़ी बड़े एरिया में फैला था, अभी क्या है इसका एरिया श्रिंक कर गया है। तो इससे आपका हो सकता है मानसून सर्कुलेशन पर भी प्रभावित पड़े। अभी तो एक रिसर्च भी चल रहा है ना कि किस प्रकार से आर्कटिक का जो एटमॉस्फेयर है, आर्कटिक का जो वेदर है, वो हमारे मानसून को प्रभावित करती है, और अगर आर्कटिक में चेंज हुआ तो कैसे मानसून में चेंज होगा इंडिया में, वो सब पर भी अभी स्टडी चल रहा है। लेकिन लिंकेजेज है, आप मानसून के चैप्टर में जरूर पढ़ते होंगे, जैसे IOD है, ठीक है, इंडियन ओशियन डायपोल है, इन सब के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। या फिर EL नीनो लानीना, ये सब क्या लिंकेजेज है, इन्वायरमेंट और उसके जो भी कंपोनेंट्स है एक दूसरे से लिंकेज है, कहीं पर भी गड़बड़ होगा उसका असर दिखेगा। उसके बाद इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस तो है ही भाई, रिस्टोरेशन एफर्ट्स अगर करने होंगे, अगर क्वालिटी कमी हो गई, सॉइल एयर सब कुछ, तो भाई पैसे खर्च हो रहे हैं ना। आज आप देखते हैं जगह जगह पर एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी जाती है, स्प्रे किया जाता है वाटर का, तो खर्चा तो बढ़ रहा है ना। और ये तो मैंने एयर की बात करी, वाटर की अलग चल रही है, ठीक है, रिवर्स की अलग चल रही है, तो भाई कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। फिर लैंडफिल क्लीन अप करना, उसका कॉस्ट हो गया, वाटर ट्रीटमेंट करना, उसका कॉस्ट हो गया, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसको नाम याद रखना है, बस एक एक पॉइंट, ताकि आप बस रेफरेंस यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस भी देने हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपको अगर कुछ इनोवेटिव सजेशंस मिलता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, TV, FM, जहाँ पर से उठा सकते हैं आप, ठीक है, तो आप उस सजेशन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम समझे कि हाँ आप भी अटैच्ड हैं, आपके कान खुले हैं वेरियस सेक्टर्स में, ठीक है। तो एक तो है एफोरेस्टेशन इनिशिएटिव्स, वो किया जाए, और उसके लिए एक कंपा इनिशिएटिव है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एक्ट 2016, इसमें एफोरेस्टेशन कल्चर को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ग्रीनरी बढ़ेगी, और ग्रीनरी बढ़ने से आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रिवेंट हो सकता है। और एक प्रोग्राम है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम 2017, जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और एक्सटेंसिव ट्री प्लांटेशन की बात करता है। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन मेजर्स भी अपनाए जा रहे हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग चल रहा है आजकल, जो नई नई बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही है, वहाँ पर सोलर पैनल्स अटैच करवा दिए जाते हैं, साथ के साथ जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो भी इंटीग्रेट करवा दिए जाते हैं, तो रेन वाटर की रिसाइकलिंग हो जाएगी, वेस्टेज नहीं होगा, और वाटर की क्राइसिस से हम निपट सकते हैं। और भारत में तो ज़रूरत भी है, क्योंकि हमने देखा 70% जो वाटर्स मिल रहा है वाटर कंटेमिनेटेड है, ठीक है, और 60 करोड़ पॉपुलेशन जो है वाटर स्ट्रेस से फेस कर रहा है, ये फैक्ट अभी हमने देखा। ओके, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी करने की ज़रूरत है, ताकि हम जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके, वेस्टेज कम कर सके। तो फर्टिलाइजर सब में क्या होता है, फार्मर्स दे तो देते हैं लेकिन ओवर कर देते हैं, तो ओवर करने से कोई फायदा तो होता नहीं है, और सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है ना। तो अल्टीमेटली ये जो वेस्टेज है उसको कम करना है, सिर्फ सॉइल के डायरेक्शन में नहीं, जो भी फैक्टर्स है, फील्ड है, उन सब फील्ड में। उसके बाद कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव, ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं ये भी उतना अवेयर नहीं हो पाते, अगर अवेयर है तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते डिसीजन को, लेकिन लिखना है आपको आंसर में तो ये तो डालना ही पड़ेगा। ओके, तो ये टॉपिक हमने कवर किया, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर हम डेफिनेशन समझेंगे क्या होता है डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या है, इसके कॉमन है, आप समझ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ फैक्ट्स देखेंगे क्योंकि फैक्ट्स समझना जरूरी है। उसके बाद
काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और फिर कुछ एफर्ट्स जो चल रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन को मिटिगेट करने के लिए क्या चल रहे हैं। तो इन सब डायमेंशन पर चर्चा होगी। और थोड़ा सा आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और पानी वानी पी के आइए, आनंद में रहिए और फिर रिलैक्स होकर देखिए, रिलैक्स होकर सुनिए। एक एक कंसेप्ट आपको दिमाग में घुसेगा, समझ में आएगा। लिंक करिए कि कैसे इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी सब लिंक्ड है एक दूसरे से, तब आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन आपका क्या है। सो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि जो लैंड की क्वालिटी है उसकी क्वालिटी में कमी आ रही है। इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ मैक्रोस प्रेजेंट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है जो जमीन को, लैंड को फर्टाइल बना के रखती है, वो सब में कमी हो जाने लगी तो वो आपका लैंड डिग्रेडेशन हुआ। ठीक है, अब लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे फैक्टर है, उसको हम समझेंगे, लेकिन डेजर्टिफिकेशन समझ लेते हैं क्योंकि डेजर्टिफिकेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो एज पर द यूएनसीसीडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन बेसिकली टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ऐसा ये नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन्होंने डेजर्टिफिकेशन को डिफाइन किया है कि लैंड डिग्रेडेशन अगर हो रहा है कहाँ पर, एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, ड्राई सब ह्यूमिड रीजन या एरियाज में, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल काउसेज जिसमें क्लाइमेटिक वेरिएशन, ह्यूमन एक्टिविटीज भी शामिल है, तो आपका डेजर्टिफिकेशन कहलाएगा। यानी कि ऑलरेडी जो आपका ड्राई रीजन है, एरिड रीजन है, वहाँ पर और ज़्यादा लैंड की क्वालिटी कम हो रही है तो वो आपका डेजर्टिफिकेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर आप समझिए, ये जो एरिड सेमी एरिड है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो गर्म इलाके हैं वहीं पर होंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हॉट डेजर्ट, ठीक है, तो वो तो डेजर्ट है, लेकिन कोल्ड रीजन में भी तो हो सकता है क्योंकि कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। तो अगर रीजन टेम्परेट या फिर आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन में है और वहाँ पर उसकी क्वालिटी कमी हो रही है तो वो भी तो आपका डेजर्टिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। हमने दोनों पर्सपेक्टिव इसलिए दिया क्योंकि एक ही पर्सपेक्टिव स्टूडेंट को पता होता है कि नहीं भाई सिर्फ वान वाले इलाके जो है, गर्म वाले इलाके, वहीं पर आपका डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, कोल्ड वाले में भी होता है। ठीक है, अब कुछ डाटा आपको याद रखना है। यहाँ पर जो डाटा है वो इंडिया के रेस्पेक्ट में है। जैसे मैंने इसरो का जो लैंड डिग्रेडेशन एटलस मैप के बारे में चर्चा किया था, उसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ये यूज होगा कहीं पर भी अगर लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इंडिया के रेस्पेक्ट में तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का, इस एटलस का, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस। तो इस डाटा के अनुसार ये देखा गया है कि कुछ सालों में लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन बढ़ी है। एक पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा इस डाटा से कि भाई 2003 से 5 टू 2018 से 19, तो लगभग आपका कितना साल हो गया, 3 10 13 13 5 18, मतलब लगभग 15 साल आपका हो गया। ठीक है, तो इस 15 साल के फेज में लगभग 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स, अप्रोक्स 29.7% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, इसने लैंड डिग्रेडेशन ऑब्जर्व की है, फेस की है। ठीक है, तो आप समझिए 30% मायने रखता है भारत जैसे देश में जहाँ पर ऑलरेडी आपके लैंड की कमी है और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और यहाँ पर लैंड की क्वालिटी गड़बड़ है, तो भविष्य में क्या हमारा फूड सिक्योरिटी को खतरा नहीं पहुँच सकता है ना। तो ये सब सोचिए आप। तो हमने ये डेफिनेशन बात कर लिया, अब कुछ अन्य फैक्ट आपको दिए गए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम इस फैक्ट की बात कर लिए हैं लैंड डिग्रेडेशन के बारे में कि 29% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड डिग्रेडेड। उसके फैक्टर्स पर हम चर्चा करेंगे और ये डाटा हमने जो लिया है इसरो से ही लिया है। और हाँ, ये देख लीजिए ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, इसमें क्या डाटा निकल कर आई है कि ओवर 70% ऑफ अर्थ लैंड एरिया हैज बीन अल्टर्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल स्टेट।
यानी कि जो नेचुरल कंडीशन लैंड की थी, जब ह्यूमंस उतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन जब ह्यूमन इंटरफेयर करने लगा, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ने लगी, तो अब तो 70% ऑफ द अर्थ लैंड ऐसे हैं जो अपने नेचुरल कंडीशन को खो बैठे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, और इसके कारण होगा क्या, भविष्य में हम लैंड रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, कोशिश तो अब भी जारी है, बोन चैलेंज है आपका, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आखिरकार कोस्ट तो बढ़ रहा है ना, तो ये क्या तुक बैठता है कि एक तरफ हम पहले डिग्रेड कर दें और दूसरी तरफ फिर हम चिल्लाएं कि नहीं, अब तो हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है। भाई वहीं पर आपने क्यों नहीं इनिशिएटिव ले लिया, वहीं पर आप क्यों नहीं जागरूक हो गए, वहीं पर क्यों आपने इन्वायरमेंटल कंसेप्ट को अपने डेवलपमेंट में इंक्लूड करने लगे। जब गड़बड़ी हो जाती है तब सुधार होता है। ठीक है, अवेयरनेस अगर है तो हम पहले सुधार कर सकते हैं, अवेयरनेस नहीं था तब तो अलग बात है, लेकिन अगर अवेयरनेस है और उसके कारण मतलब होने के बावजूद हम गलती करते, तब तो एक बार बैकवर्ड या पीछे देखने की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखिए कॉस्ट जो है लगभग $300 बिलियन तक पहुंच सकता है बाय 2030, इस चीज को लेकर, लैंड रिस्टोरेशन को लेकर। उसके बाद डेजर्टिफिकेशन का कुछ डाटा है, आप देख सकते हैं लगभग 1.05 मिलियन हेक्टेयर एरिया डेजर्टिफिकेशन के कैटेगरी में आ रहा है, अगर हम पीरियड को देखें 2011 से 13 टू 2018 से 19। और आप समझिए कि राजस्थान, जहां पर आपका थार डेजर्ट भी मौजूद है, मोस्ट अफेक्टेड स्टेट है जहां पर डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा है। ठीक है, परसेंटेज भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मोर देन 80% ऑफ कंट्रीज डिग्रेडेड लैंड, ये सब 9 स्टेट में है। तो अब यहाँ से एक कंसेप्ट ये निकल के आता है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल, यानी कि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा 9 स्टेट में है। तो अगर हमें फंड देना है या फिर हमें ज़्यादा लैंड की क्वालिटी में सुधार करना है तो इन स्टेट पर फोकस करेंगे। ठीक है, इन स्टेट्स को एम्पावर करेंगे। तो यहाँ पर आपका सेंट्रल स्टेट का कोऑर्डिनेशन आता है कि भाई कोऑर्डिनेशन करिए इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में ताकि क्वालिटी सुधार हो। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट ओरिएंटेड एक्शन, यानी कि एज पर द नीड ऑफ द स्टेट वी आर टेकिंग दैट एक्शन, वेदर इट इज फंड एलोकेशन, वेदर इट इज द सपोर्ट, वेदर इट इज द एक्सपर्टीज। ओके, ये ध्यान रखना है। अब जैसे वेस्टर्न घाट वाली भी चीज़ है, वेस्टर्न घाट क्या है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है, वहाँ पर अगर माइनिंग करवाई जाती है, माइनिंग प्रमोट की जाती है, तो भाई लैंडस्लाइड डिजास्टर तो आएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल का सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, हाँ एक पॉइंट आप ये भी देखिए कि जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 का, इस पॉलिसी के अनुसार क्या कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट कवर है ना हमारे देश में कितना होना चाहिए, 33.3% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। लेकिन है कितना, अगर हम 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखें तो 21.71% है। ठीक है, टारगेट है 33.3%। कब का है ये टारगेट, 1988। अभी कितना चल गए हम, 2024 कितना पहुंचे हैं, 21.71%। क्या दिख रहा है भाई, टारगेट को अचीव करने में बड़ा ही मुश्किल है ना। या तो हम इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं लूप होल्स है, या फिर हमारा फोकस एरिया वो है ही नहीं। कुछ स्लाइड परसेंटेज इंक्रीज हुआ, लेकिन इतना कम इंक्रीज होने से क्या होगा, और तेजी से इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2019 के कंपैरिजन में 2021 में इंक्रीमेंट हुआ है, बस बहुत ही कम। तो ऐसा ये रेट रहा तो पता नहीं 21st सेंचुरी हम क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, अब आते हैं डायरेक्ट काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो आप इसे यूज करेंगे अगर आपका लैंड रिलेटेड चैलेंजेज आता है, ठीक है, या फिर माइनिंग, इलीगल माइनिंग पर क्वेश्चन आ जाता है, तो भाई उसका इम्पैक्ट क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, डेजर्टिफिकेशन भी हो सकता है। वो क्वेश्चन भी आया है 2019 में, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या फैक्टर है आपका, एक तो काउजेस, लॉस ऑफ सॉइल कवर, सॉइल कवर लॉस हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। तो भाई जैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ तो उखड़ गए, तो सॉइल को बाइंड करके रखता था, पेड़ ही नहीं है तो जैसे ही बाढ़ आया या फिर ओवर इरिगेशन हुआ, सॉइल गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो डिफॉरेस्टेशन है वो सॉइल डिग्रेडेशन को बढ़ाती है
और अर्बनाइजेशन भी रिसोर्स डिमांड को बढ़ाती है। अब एक ये चीज भी ना आजकल हम देख रहे हैं, कंक्रीटाइजेशन ऑफ लैंड हो गया, तो भाई जो नीचे सॉइल का लेयर था वो तो गायब हो गया। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग सब कुछ बने, सॉइल कहाँ नजर आती है, बस पार्क में, है ना। फिर है आपका वेजिटेटिव डिग्रेडेशन, मतलब जो वेजिटेशन है वो भी डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो रही है, प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है। और जो फैक्टर है वेजिटेटिव डिग्रेडेशन, वो 9.15% ऑफ डेजर्टिफिकेशन में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। वाटर इरोजन भी है, एंड ये कितना कंट्रीब्यूशन करता है डेजर्टिफिकेशन में, तो 10.98%। उसके बाद विंड इरोजन, यानी कि हवा चल रही है, तेज हवा आई, स्टॉर्म्स आई और इसने मिट्टी को उड़ा डाली, लैंड को उड़ा डाला, पेड़ पौधे गिरा दिए, तो ये भी होता है। इसका शेयर कितना है, 5.46%। फिर क्लाइमेट चेंज, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको तो हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज सब कुछ को एग्जैजरेट कर सकता है, डेजर्टिफिकेशन को, डिफोरेस्टेशन को, बायोडाइवर्सिटी लॉस को, ठीक है, वो सब कुछ अल्टर कर सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में आपका जो मूलभूत चीज है, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, सोलर रेडिएशन, विंड, ये सब आ जाते हैं, इन सब में परिवर्तन होगा और अल्टीमेटली लीडिंग टू डाइवर्स consequences, whether it is social, whether it is economic, whether it is environment and all of that, ठीक। अब यहाँ पर है आपका इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जैसे लैंड डिग्रेडेशन हुआ, डायरेक्ट फार्मर पर ही इफेक्ट्स, फार्मर को ही इफेक्ट करेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डाउनग्रेड हो सकती है, जो लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, पैसा उतना कम नहीं, मतलब पैसा उतना कमा नहीं पाएगा, फार्मर का इनकम डबल नहीं हो पाएगा, है ना। और उसके कारण जो रिलेटेड इंडस्ट्री है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो भी प्रभावित होंगी, और उसके कारण जॉब क्राइसिस हो सकते हैं, डिमांड में कमी आ सकती है प्रोडक्ट की, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी हो सकता है, ठीक है। फिर है आपका क्लाइमेट चेंज, मतलब जो लैंड डिग्रेडेशन है वो क्लाइमेट चेंज को भी प्रमोट करता है। कैसे, डिफोरेस्टेशन का फिर से याद करें आप, डिफोरेस्टेशन हुआ, पेड़ कट गए, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना था, नहीं हो पा रहा है, कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में गया, फिर क्या बनेगा, हीटिंग होगा, फिर ग्लेशियर मेल्टिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, और फिर बायोडाइवर्सिटी, ऐसे चीज़ें लिंक्ड है। वाटर स्कैर्सिटी बढ़ सकती है, वाटर स्कैर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, दोनों चीज़ें ना, एक तो क्वांटिटी कम हो जाए और एक है क्वालिटी खराब हो जाए। क्वालिटी खराब होगा तो जो फ्रेश क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी लोग उसे कंज्यूम करेंगे, तो फिर रिसोर्स के लिए फाइट हो जाएगी, है ना। और एक तो ये भी है कि सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कंटेमिनेट हो रहे हैं आज के समय में, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही से नहीं हो रहा है, लैंड फिलिंग हो रही है, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, सी वाटर, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स सब में जा रहे हैं, अल्टीमेटली क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, ठीक है। और अभी हमने नीति आयोग का रिपोर्ट भी देखा, ठीक है, कर्नाटका सब में वाटर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, तमिलनाडु में भी क्राइसिस देखने को मिल जाती है, तो ये सब एग्जाम्पल है। आप ग्लोबल लेवल पर सोचिए, हम तो इंडिया के लेवल पर बता ही रहे हैं, आप ग्लोबल लेवल पर सोचने का कोशिश करें। उसके बाद इंडिजीनियस पीपल के राइट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। एक बात तो ये समझिए कि ट्राइबल्स के लिए हमने संविधान में राइट्स दे रखी है कि भाई इनके जो आपके फॉरेस्ट राइट है वो प्रोटेक्ट किए जाए, कल्चरल राइट से वो प्रोटेक्ट किए जाए, इसलिए तो फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आया था इनके लिए। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, तो फिर इनके राइट्स भी प्रभावित होंगे, ये अपने लाइवलीहुड को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्राइसिस यहाँ पर भी आ सकती है। तो ये जो हमारा मतलब इंडिजीनियस पीपल है वो भी निगेटिवली प्रभावित हो सकते हैं, फोर्स्ड माइग्रेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड इनसिक्योरिटी, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, डायरेक्ट इम्पैक्ट। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट लॉस, इसको तो हमने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ना जाने कितनी बार आपसे बोला है कि ये जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट लॉस भी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है आपका सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये डिग्रेड हो रहा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और फिर आप समझिए कि बिकॉज ऑफ दिस
एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। अभी आपका उत्तर प्रदेश में जो अटैक किया गया इंसानों के ऊपर, बैदा लोमड़ी लोमड़ी ही था ना शायद। हाँ, तो क्यों हो रहा है? वो अपने हैबिटेट से क्यों बाहर आ जा रहे हैं? क्यों ना कहीं ये तो हो सकता है ना कि उनको जो नीड है, जितने एरिया की या जो रिसोर्सेस की वो नहीं मिल पा रहे होंगे, इसलिए वो बाहर आ जा रहे हैं और इसके कारण आपका कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कभी कभी आप एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट सुन लेते हैं, कभी कभी लेपर्ड भी आ जाता है कर्नाटका सब जगहों पर। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ पर तो असर पड़ता ही है। ग्लोबल एफर्ट क्या किए जा रहे हैं टू कम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशन है, जिसको पालन करवाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसकी चर्चा हमने की। कहाँ से ये निकल कर आया कन्वेंशन? तो आपको पता होगा कि 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था। इसी को अर्थ समिट कहते हैं, रियो दे जेनेरियो समिट कहते हैं। ठीक है, तो इस समिट में 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आए थे, यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी मतलब, और उसके बाद यूएनसीबीडी। सीबीडी आपका बायोडाइवर्सिटी, और एफसीसी आपका क्लाइमेट चेंज, और सीसीडी आपका डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये तो है ही। और इसके रेगुलर बेसिस पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं मीट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं और एक्शन रिव्यू भी करते हैं। एक तो ये, लेकिन क्या इसका असर सही है, मतलब इसका असर देखने को मिला, ये भी एक सवाल उठता है। हालांकि ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है दैट डील्स विद डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन इश्यू। ओके, इंडिया भी पार्टिसिपेंट है इसका। फिर है आपका बोन चैलेंज। बोन चैलेंज 2011 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत 2 टारगेट थे। 2020 तक एक टारगेट था और 2030 तक एक टारगेट है। तो हम 2030 वाला याद रखेंगे कि भाई 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड, पूरे वर्ल्ड में जो भी है, उसको रीस्टोर करना है, उसकी क्वालिटी को वापस लाना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अफ्रीका के कुछ देश, खासकर साहिल कंट्रीज, उन्होंने मिलकर ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लाया था। यानी कि ये जैसे आपका पूरा अफ्रीका का देश है, तो ये जो आपका इस साइड है ना, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये आपका लगभग लगभग साहिल रीजन आता है और थोड़ा ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करता है। तो ये सोच रहे थे कि भाई एक पार्टिकुलर एरिया डेजिग्नेट करते हैं और यहाँ पर पूरा एफोरेस्टेशन करते हैं ताकि ग्रीनरी प्रमोट हो। तो ये है आपका ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ठीक है, टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन। उसके बाद है REDD+, यानी कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। लगभग 2000 में इसका कंसेप्ट आया था। वही है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कम करे। कैसे कम होगा? फॉरेस्ट लॉस को कम करके, लैंड डिग्रेडेशन को कम करके। ओके, फिर है आपका ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। तो ये आपका डिक्लेरेशन UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 था, वहाँ पर हुआ था 2021 में। और इसमें भी बात बोली गई थी कि फॉरेस्ट लॉस, लैंड डिग्रेडेशन को कम किया जाए, रोका जाए, 2030 तक हॉल्ट कर दिया जाए, मतलब रोक दिया जाए। ओके, उसके बाद है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप। ये आपका COP27 2022 में इस पार्टनरशिप को ओपन किया गया था, जिसमें प्रयास है कॉपरेशन बढ़ाए देशों के बीच, और जो भी देश मेंबर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाए ताकि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्रेस हैं, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा डिस्कस किया। अब है आपका नेशनल एफर्ट क्या चल रहा है, यानी कि इंडिया के लेवल पर। ये तो हमने ग्लोबल एफर्ट देख रहे हैं, इंडिया के लेवल पर क्या चल रहा है? इंडिया के लेवल पर चल रहा है, एक है आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब इसको समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस और रूरल एम्प्लॉयमेंट दोनों साथ के साथ चले। कैसे? नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड होने से बचाना है, उसको कंजर्व करना है। अब यहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, अब आप समझिए कंसेप्ट में आपको बताता हूँ। जैसे वाटरशेड का मतलब ये हुआ कि हमने कोई पार्टिकुलर एरिया चुन लिया। ठीक है, लेट से हमने कोई पार्टिकुलर लैंड चुना। ओके, अब यहाँ पर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक तो ये है कि भाई जो आपके रिवर है, यहाँ पर गंदे वाटर आ रहे हैं,
और उसके कारण डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ का एनवायरनमेंट। फिर आपके एग्रीकल्चर से खराब केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो वो इस लैंड में समा रहे हैं, तो इससे आपका हो सकता है। फिर एक है डिफोरेस्टेशन हम कर रहे हैं। तो वाटरशेड अप्रोच का मतलब ये होता है कि भाई जो जो फैक्टर्स है ना माइक्रो लेवल पर, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको ट्रीट कर दो। तो अगर उसको हमने ट्रीट कर दिया, उसके फैक्टर्स को ट्रीट कर दिया, तो ये तो अपने आप सुधर जाएगा। जैसे रिवर है, इसमें बहुत मेन रिवर है, ये पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूटेड है। तो अल्टीमेटली पॉल्यूशन का क्या कारण है कि जो भी इनके ट्रिब्यूटरीज है, अगर वहाँ से गंदे गंदे पानी आ रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहे हैं, तो भाई इनको हम ट्रीट कर देते हैं, तो जो हमारा रिवर है, मेन रिवर, वो साफ हो जाएगा। जैसे गंगा रिवर के बारे में ये वाटरशेड अप्रोच की बात की जाती है, तो मैंने आपको बताया ये वाला चीज। ओके, उसके बाद है आपका डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपका 1995 में लॉन्च हुआ था टू मिनिमाइज एडवर्स ड्राउट इफेक्ट। उसके बाद नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, नाम से ही क्लियर है आपका, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है। एक ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती है और एक्शन भी लेती है। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया है, 2014 में अप्रूव हुआ था, काम वही है। उसके बाद कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स आप ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड डिग्रेडेशन से निपटने में कार्यरत है, मदद करती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सॉइल हेल्थ कार्ड का बेनिफिट आप समझिए। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, लगभग आई थिंक कि 2019 में लॉन्च किया गया था। आई थिंक एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन जब भी लॉन्च किया गया, आप समझिए कि क्या इसके पीछे फिलॉसफी होगी। अब आपको पता है कि जो फार्मर्स हैं, अब उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं कि उनको पता हो कि भाई उनके सॉइल में किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है। अब कोई सॉइल है, उसमें हो सकता है कि जो आपका नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन सफिशिएंट में है, लेकिन पता चला फॉस्फोरस की कमी है। लेकिन जो फार्मर्स है, उनको अवेयर नहीं है, पता ही नहीं है कि नाइट्रोजन की कमी तो है ही नहीं, तो यूरिया पे यूरिया डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, वेस्टेज है, पैसा का भी, समय का भी, और जो आपका इन्वायरमेंट, लैंड को नुकसान होगा वो भी। तो जब सॉइल हेल्थ कार्ड का कंसेप्ट लाया, तो इसमें क्या होता है कि भाई हम देखेंगे, हम मॉनिटर करेंगे आपके सॉइल में किस चीज़ की कमी है, और हर रेगुलर इंटरवल पर ये सॉइल हेल्थ कार्ड बेसिकली अपडेट होता है किस चीज़ की कमी है। तो हमें कमी पता चल गई, तो फिर हम फार्मर्स को अवेयर कर देंगे कि भाई आपका सॉइल में ये कमी है, ये ज़्यादा है, इसलिए आप क्या देंगे, जो कमी है वो दीजिए, ठीक है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द लैंड। ओके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये सब प्रमोट की जा रही है। अब आते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की तरफ। ये क्या कंसेप्ट है, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा नया चलते रहता है, न्यूट्रलिटी वाला, जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी, ये सब चलता है। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में ये हुआ कि जैसे लैंड आपका डिग्रेड हो रहा है ना, एक साल में 10 हेक्टेयर लैंड डिग्रेड हो गया, तो अगर बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक एफोरेस्टेशन या फिर लैंड की क्वालिटी को हमने इम्प्रूव कर दिया, रिस्टोर कर दिया, ठीक है, उसी साल में हमने 10 हेक्टेयर को रिकवर कर दिया, तो 10 हेक्टेयर का नुकसान हो रहा था, क्वालिटी खराब हो रही थी, और 10 हेक्टेयर हमने रिकवर कर लिया बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर एंड इनिशिएटिव, तो नेट तो जीरो हो गया, नेट डिग्रेडेशन जीरो हो गया। इसी को हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ठीक है। बैलेंस बिटवीन लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन और द कंजर्वेशन एफर्ट, अल्टीमेटली इम्पैक्ट जीरो आएगा लैंड के ऊपर, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में डिग्रेड हुआ हो और दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में रिस्टोर हुआ हो, उसी जगह पर नहीं, ये एक दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, फर्टाइल एरिया हो सकता है कल को डिग्रेड हो जाए, और जो डिग्रेडेड एरिया कल को फर्टाइल हो जाए, ये चीज़ें होती है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मल्टी फंक्शनल लैंडस्केप अप्रोच रखने की जरूरत है, यानी कि जो भी स्टेक होल्डर्स की नीड है अक्रॉस वेरियस सेक्टर, उसको बैलेंस करना है विद रेस्पेक्ट टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज वेल। ओके, उसके बाद फार्मिंग फॉर मल्टीपल बेनिफिट्स, यानी कि
आजकल का जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम देखते हैं, खासकर इंडिया की भी बात करें, तो सस्टेनेबल नहीं है। कैसे कि भाई जो क्लाइमेट है जिस भी रीजन का, जैसे मान के चलिए हम बार बार पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, लेकिन वो केस स्टडी है, बहुत सारे पेपर्स में यूज होता है, इसीलिए जो एग्जामिनर है वो भी अवेयर हो। तो पंजाब और हरियाणा वो क्लाइमेटोलॉजिकली राइस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बरसात तो हमेशा होती नहीं है। फिर भी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एंड एमएसपी सब जो प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को, तो फार्मर्स इंसेंटिवाइज हो जाते हैं यहाँ पर राइस कल्टीवेशन करने के लिए, व्हीट कल्टीवेशन करने के लिए। ओके, तो अब क्या हो रहा है, उनके लैंड की क्वालिटी में कमी आ गई है ना। उनका जो सॉइल है सलाइन हो रहा है, तो बाद में इनकी सॉइल की क्वालिटी और ज़्यादा गड़बड़ होगी। ठीक है, तो ये है, इसलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि जो क्लाइमेट है, जैसे दलहन सब के लिए खेती जो है राजस्थान काफ़ी अच्छा है, क्लाइमेटिकली एडजस्टेबल है, उतना ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है और डिमांड भी है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री भी कर दो, है ना। और एक आता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, वो भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। उसके बाद रूरल अर्बन इंटरफेस को मैनेज करें। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज की तरफ हम काम करें। उसके बाद इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है फॉर स्केलिंग लोकल इश्यू, जैसे लैंड टेन्योर की सिक्योरिटी देना है जो भी आपके इंडिजिनियस पीपल है, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना है। अब जेंडर इक्वालिटी से एक सवाल खड़ा उठ जाता है जो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आखिरकार जेंडर इनइक्वालिटी और लैंड डिग्रेडेशन में कोई अंतर है क्या, मतलब कोई लिंक है क्या, अंतर नहीं, कोई लिंक है क्या। अगर लिंक है तो वो लिंक क्या है, क्या जेंडर इनइक्वालिटी लैंड डिग्रेडेशन को प्रमोट करती है? अगर हाँ तो फिर आप हमें जरूर बताएं। अब यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, वो है कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड है ना, ये जब आप मेंस के लिए रिवाइज करेंगे कंटेंट को, तो ये कीवर्ड आने चाहिए आपके आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये सब अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं। ये नहीं आएंगे तो आपका आंसर सुपरफिशियल हो जाएगा। इसलिए इनके कीवर्ड्स की आप माइक्रो समरी बना ले, एक जगह इसको एकत्रित कर ले, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो भी है, और उसके बाद आप इसे यूज करते रहें अपने आंसर राइटिंग में, बार बार फैक्ट्स यूज करें, कुछ अलग इनोवेटिव आइडिया सॉल्यूशन है उसको आप डालें, तो आपका काम बन जाएगा और अच्छे नंबर आएंगे। डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप आंसर लिख रहे थे लेकिन यहाँ पर एक डायग्राम भी था, हमने ये ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है आप इसको बना सकते हैं आंसर में, तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि भाई कैसे पॉवर्टी और लैंड डिग्रेडेशन लिंक है। ठीक है, ये उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक मैप देखिए आप बनाया गया है, भारत में कौन सा एरिया किस टाइप से डिग्रेडेड है। ठीक है, ऐसे हम करते हैं तब जाके मार्क्स इम्प्रूव होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं सॉइल पॉल्यूशन की तरफ। सॉइल पॉल्यूशन का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें पसंद आ रही है। जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यूट्यूब भी यही चाहता है कि जितना ज़्यादा शेयर होगा, कमेंट होगा, लाइक होगा, उतना ज़्यादा हम वीडियो आगे प्रमोट करेंगे। ठीक है, और अगर आप फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हमने आपको यूपीआई आईडी दिया है, आप वहाँ पर स्कैन करके कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं सॉइल पॉल्यूशन की तरफ। थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, आराम से स्थिर से बैठिए, 2-3 मिनट रेस्ट करिए, फिर सुनिए, चीज़ें एक एक क्लियर होती जाएंगी आपकी। तो सॉइल पॉल्यूशन को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि क्या आपने फार्मर्स को फार्मिंग करते हुए देखा है? क्या आपने जो केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड्स है वो छिड़कते हुए देखा है? ठीक है, क्या आप गार्बेज लैंडफिल्स को देखे हैं? हो सकता है आपने वीडियोस में देखा होगा। तो वो चीज़ें जो आप देख रहे हैं अल्टीमेटली दे आर वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल की क्वालिटी में जब खराबी आ जाती है, उसकी फर्टिलिटी में कमी आ जाती है, जो मैक्रोस प्रेजेंट होते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ द सॉइल, उसमें कमी आ सकती है, तो फिर सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है।
ठीक है। और उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ठीक है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मैन्योर्स, ये हमने बात किया। प्लास्टिक्स, आजकल तो ये कॉमन हो गए, जब रोड पर भी दिख जाते हैं, लैंड पर भी बिखरे पड़े रहेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है इसका, या तो ये डिग्रेड नहीं होते हैं या फिर स्लोली डिग्रेड होते हैं। और जब टेम्परेचर सबके प्रेजेंस में आते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। केमिकल रिलीज हुआ, सॉइल में गया, मर्ज हो गया, वो केमिकल हो सकता है प्लांट भी एब्जॉर्ब कर ले और फिर हमारे हेल्थ को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्थ को नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, तो सॉइल के साथ साथ वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर माइनिंग एक्टिविटी, याद रखना है आपने कि माइनिंग एक्टिविटीज पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन, एक तो 2013 में, एक 2019 में। तो इसको हम अच्छे से फोकस करेंगे, इस पर हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। जैसे जब माइनिंग ऑपरेशन की जाती है तो आसपास का जो एरिया है उस वहाँ पर अगर फॉरेस्ट है तो उसको पहले तो ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनिंग किया जाएगा। माइनिंग के दौरान केमिकल्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, प्रोसेसिंग होती है वहीं पर, कंटेमिनेशन हो गया सॉइल का, उस एरिया का, उस लैंड का, है ना। उसके बाद आप देखिए लैंडफिल, गार्बेज इंक्लूडिंग नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, ये सब पोल्यूट करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो कंस्ट्रक्शन से वेस्ट जनरेट होता है, वुड, मेटल, प्लास्टिक, पोल्यूट सॉइल। ठीक है, उसके बाद माइक्रोबीट्स भी है, माइक्रोबीट्स, माइक्रो प्लास्टिक। तो जो माइक्रोबीट्स हैं ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं उसमें मिला हुआ रहता है। ठीक है, वो भी अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में, सॉइल में, तो वो भी पोल्यूट करता है। ओके, इम्पैक्ट क्या होगा सॉइल पोल्यूशन का, इन्वायरमेंट पर गहरा इम्पैक्ट है। समझिए आप कि लैंडफिल्स का ही हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, एक लैंडफिल है, भर भर के हमने यहाँ पर गार्बेज फिल कर दिया। ठीक है, चाहे आपका बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड हीट, प्रेशर, गैसेस रिलीज होती हैं, टॉक्सिक गैसेस, और फिर वो पॉल्यूट करेंगी सॉइल को, जो आपका केमिकल से वाटर के माध्यम से ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, यही रिवर में जा सकता है। ठीक है, तो सॉइल के साथ साथ वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। और इट कैन अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूसेस द ऑर्गेनिक मैटर, फिल्टरिंग कैपेसिटी भी कम कर देती है। तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है सॉइल में, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, कोई टॉक्सिक केमिकल्स एक्सेस हो जाते हैं। ओके, फिर एग्रीकल्चर, अब सॉइल और एग्रीकल्चर का तो कह सकते हैं जन्मों जन्मों से रिश्ता है। तो अगर सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है तो फिर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होगा। ह्यूमन हेल्थ, चूँकि हम प्रोडक्ट सॉइल से ही खाते हैं जो आपके एग्रीकल्चर है, तो ह्यूमन हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेजर्स क्या लिए गए हैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बता ही दिया है आपको। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके माध्यम से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का प्रयास है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रमोट किया जाता है। पीएम प्रणम स्कीम, ये याद रखना है, दैट टेकल्स द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर से उसके यूज को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू अडॉप्ट अल्टरनेटिव्स। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सब प्रमोट करता है। ठीक है, परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग हो गया, ट्रेडिशनल में आपका केमिकल पेस्टिसाइड सब यूज नहीं होते थे, इसलिए ये नाम भी दिया गया है। ओके, तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सॉलिड ऑर्गेनिक कार्बन की तरफ। क्या है आपका ये सॉलिड ऑर्गेनिक कार्बन? तो देखिए, एक तो सॉइल आपका, ये है आपका सॉइल लिट्स। ठीक है, सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं। एक तो हो सकता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, एक होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, जो डेड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल्स से निकल कर आया है और सॉइल में मिक्स हुआ है, वो है आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, तो सॉइल, तो जो सॉलिड ऑर्गेनिक कार्बन है ये आपका सॉइल में प्रेजेंट होता है
एंड इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर को ये इम्प्रूव करता है बिकॉज ऑफ एरिएशन एंड इम्प्रूविंग द ड्रेनेज। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, तो वाटर होल्डिंग जितने अच्छा करेगा सॉइल, तो जो प्लांट्स है उसको वाटर का सप्लाई मिलता रहेगा। ओके, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को भी इन्हांस करता है। बट इसको खतरा क्या है? एक तो अनसस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, ओवर ग्रेजिंग कर दिया जाता है, फिर क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है। ओके, तो कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सॉलिड ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा सकते हैं? एक तो वही है, अनसस्टेनेबल की जगह हम सस्टेनेबल करें, मिनिमम टीलेज करें। एक तो हमारे देश में टीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे आप देखते होंगे कि जो लैंड है उसको कल्टीवेट करने से पहले उसका एक प्रकार से जो सॉइल है ना उसको लूज किया जाता है, ट्रैक्टर चला चला कर पीछे ऐसे करके जो इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं लोहे वाले, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा हिंदी में लेकिन कुछ ऐसा होता है, तो टिलिंग करते हैं। लेकिन ये बोला जाता है कि भाई मिनिमम टिलिंग होना चाहिए। फिर है आपका कवर क्रॉपिंग एंड कंपोस्ट एंड मैन्यूर यूज करो इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। एफोरेस्टेशन रीएफोरेस्टेशन को भी प्रमोट करना है। कंजर्वेशन एफर्ट्स और ज़्यादा बढ़ानी है। ओके, जैसे एक तो ये है कि हमारा जो टारगेट है एफोरेस्टेशन का यानी कि फॉरेस्ट कवर का 33% के अप्रोक्स है, तो वो टारगेट को जल्द से जल्द अचीव किया जाए। ओके, तो क्या वे फॉरवर्ड है? रीयूजिंग द मटेरियल्स, जो आपके प्लास्टिक, पेपर, फैब्रिक, ये सब क्या है, बार बार यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट में कम जाएंगे तो फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन नहीं होगा, सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होगा, है ना। फिर है रिसाइकलिंग रिकवरी, वही बात है। रिफॉरेस्टेशन हम करेंगे, क्रॉप रोटेशन मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि इस साल हमने ये क्रॉप बोया या इस सीजन में हमने ये क्रॉप बोया, अगले सीजन में दूसरा, फिर अगले सीजन में दूसरा, फिर नेक्स्ट ईयर में दूसरा। तो इससे क्या है ना, डिफरेंट वेराइटीज अगर हम क्रॉप्स की उगाते रहते हैं लैंड पर तो फर्टिलिटी बनी रहती है। जैसे कभी कभी हमने दाल उगा दिया, तो दाल आपको पता है ना पल्सेस, तो वहाँ पर एक खास बात ये होती है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है वहाँ पर राइजोबिया जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है प्रॉपर, और यहाँ पर एसडीजी के टारगेट 15 याद रखने हैं आपको, जो आप यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में। जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात करता है, तो हमें भी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए टू कम्बैट द डेजर्टिफिकेशन एंड रीस्टोर द डिग्रेडेड लैंड एंड सॉइल बाय 2030। ओके, तो ये तो हो गया आपका पूरा सॉइल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्या है, कैसे क्या करना है, कुछ इनिशिएटिव, सब कुछ। कंक्लूजन यही है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर्स पर पड़ रहा है। हमारे प्लैनेट के हेल्थ पर पड़ रहा है, हमारे हेल्थ पर पड़ रहा है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पे हेल्थ पर पड़ रहा है, ठीक है। तो हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ये सब कर रहे हैं, तो इसको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिक्कत तो यहीं से आ रही है। तो इसको हम रेगुलेट करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, ताकि सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम आगे बढ़ सकें। नहीं तो फ्यूचर के लिए जो हम ज़मीन छोड़कर जाएंगे, जायदाद छोड़कर जाएंगे, रिसोर्स छोड़कर जाएंगे, आने वाले फ्यूचर हमें क्रिटिसाइज ही करेंगे कि नेचर ने आपको कितना बढ़िया दिया था और आपने जो ट्रांसफ़र किया, एक अच्छा प्लैनेट हमें देने के बजाय आपने डिग्रेडेड प्लैनेट हमें दिया। ओके, तो ये पूरा टॉपिक आपका हो जाता है समाप्त। अब है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप हमें बताइए कि क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया? एक एक जो कंसेप्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या आपका क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर पूछें। अब क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में भी आया और 2013 में भी आया, जो बताता है कि यूपीएससी माइनिंग के फील्ड में, माइनिंग के सेक्टर में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल न्यूज़पेपर में आते हैं, डिबेट आता है, डिस्कशन आता है, तो कम से कम इन टॉपिक पर कमांड रखें। सैंड माइनिंग, कोल माइनिंग, इलीगल माइनिंग, ये सब आपके टॉपिक है। क्या क्वेश्चन आया है? कोस्टल सैंड माइनिंग चाहे लीगल हो या इलीगल,
It poses one of the biggest threat to the environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coast, citing specific examples. अब यहाँ पर स्पेसिफिक फोकस है कोस्टल सैंड माइनिंग का, ठीक है। यानी कि जो आप देखते हैं इंडिया अच्छा खासा कोस्ट है इंडिया का, यानी कि जो समुद्र से अटैच है स्टेट्स उनके कोस्ट, ठीक है। तो वहां पर आप देखते हैं काफी महीन सैंड मिलते हैं, ठीक है, माइक्रो सैंड्स। अब उसका इस्तेमाल बहुत सारे सेक्टर्स में होता है, उसके लिए एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कोस्टल सैंड माइनिंग। अब हम इसको यूज तो करते हैं, लेकिन उसका निगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर क्या पड़ता है, एक पार्ट तो ये पूछा है, ओके, और एग्जाम्पल के साथ पूछा है। तो सबसे पहले इसको आंसर देने के लिए हम कोस्टल सैंड माइनिंग के यूजेज को समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप यूज को ना समझेंगे तब तक आपको और ज़्यादा पर्सपेक्टिव नहीं बनेगा। कोस्टल सैंड माइनिंग का कहाँ यूज हो सकता है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, यानी कि कोस्टल सैंड माइनिंग में आपका जो थोरियम मिलता है केरला कोस्ट के आसपास, आपको पता है ना, हम उसको एनर्जी प्रोडक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आपका मिनरल्स, इसमें पाए जाते हैं, इसलिए मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जैसे मीका सब हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज है, ओके, इंडस्ट्रियल यूज है आपका सैंड माइनिंग का, बहुत सारे यूजेज होते हैं। फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये पूरा डिमांड है, और भी हो सकता है, हमने इतना डिमांड ऑब्जर्व किया। तो भाई डिमांड है, अच्छा खासा है, तो इसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। तो जब एक्सप्लॉयटेशन होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट होगा आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट की क्वालिटी में कमी आएगी। जो कोस्टल इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होगा। कैसे होगा? सबसे पहला थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को खतरा। कैसे? कोस्टल एरियाज में जो भी आपके हैबिटेट सर्वाइव करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के हैबिटेट, चाहे एम्फीबियंस की बात कर ले, ठीक है, जैसे हम किसी को कहते हैं वो स्पीसीज जो इकोटोन रीजन में रहते हैं, यानी कि ट्रांजिशनरी जोन, ना तो जहाँ पर दो रीजन ट्रांजिट में हो, जैसे एक मैंग्रोव वाला रीजन की बात करते हैं, है ना, वो है। तो जो एम्फीबियंस है बट उनका तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और एक एग्जांपल सबसे बढ़िया है ओलिव रिडले टर्टल। ओलिव रिडले टर्टल क्या होता है कि ये वैसे तो रहता है पानी में, लेकिन जब इनको बच्चा देना रहता है, मतलब अंडे ये देते हैं, तो ये सैंड पर आके देते हैं, ओके। और आंध्र प्रदेश में तो ये काफ़ी फेमस है। कौन सा बीच है, बीच का नाम भी हम भूल रहे हैं, आई थिंक कि गोपालम बीच करके है, तो वो बीच का नाम आप एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पर माइनिंग हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इनके हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा है आपका लैंड डिग्रेडेशन। कैसे लैंड डिग्रेडेशन होगा? माइनिंग करेंगे, सॉइल इरोजन होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होगी, लैंड की क्वालिटी खराब होगी, ठीक है। तो जो कोस्टल फार्मर्स है, जो कोस्टल रीजन पर कल्टीवेशन करते हैं, चाहे आपके सीवीड्स जो भी है वो, ओके, तो फार्मर्स को प्रभावित करेगा, और फिर इनकम क्राइसिस भी हो सकती है, ओके। फिर डिजास्टर। डिजास्टर में क्या है कि आप माइनिंग हमने किया लेट्स से इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन में, जैसे वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो जब वेस्टर्न घाट एक पहाड़ है और उसके नीचे आपका जो कोस्ट है, ठीक है, तो अगर हमने माइनिंग वाइनिंग किया तो पता चला ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है वेस्टर्न घाट, वो लैंडस्लाइड कर जाए, लैंडस्लाइड प्रोन इलाका है वहाँ पर, ठीक है, तो ये डिजास्टर भी आ सकता है। और चौथा आपका लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट, जैसे वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है। हमने एक्सट्रैक्ट किया, पता चला कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होने लगे, वाटर में मिक्स होके वाटर में स्वीप कर गए, ग्राउंड वाटर में स्वीप कर गए, तो फिर आपका लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो ये सब कुछ हमने पर्सपेक्टिव बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको और डिटेल में सोचेंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन का आंसर लिखिए, और आप कमेंट सेक्शन में और कुछ पॉइंट्स हैं तो आप हमें ऐड कर सकते हैं, आप हमें मेंशन कर सकते हैं। और उम्मीद करिए कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व करें, क्योंकि जब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी कुछ इलीगल माइनिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है, कि कंसिक्वेंसेस क्या होता है इलीगल माइनिंग का,
और फिर गो एंड नो गो जोन कोल माइनिंग के लिए क्या है, क्या कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो आप इतना करिए आज के लिए, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा लेक्चर आप हमें ज़रूर बताएं, और उसके बाद हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर भी फोकस करेंगे, और इसको भी कोशिश होगा कि एक साथ पूरा लेक्चर समाप्त कर दिया जाए इस टॉपिक का। और थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रेस्पॉन्स। काफ़ी अच्छा लगा जब आपने हमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया, और हम इसी प्रकार से आपके लिए क्वालिटी वीडियो लाते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।